फिल्म की शुरुआत जूडी नाम के एक खरगोश को दिखाकर होती है जो स्टेज पर नाटक दिखा रही थी। वो अपने नाटक से बताती कि हजारों साल पहले शिकारी जानवर बहुत ही बेरहमी से अन्य जानवरों को मार दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आने लगा और अब सभी जानवर एक साथ मिलकर रहा करते हैं। अब नाटक के आखिर में जूडी ये भी शेयर करती है कि बड़ी होकर मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ ताकि इस दुनिया को और भी बेहतर बना सकूं। इसी के साथ वो सारे दर्शकों को जूटोपिया नाम के शहर के बारे में भी बताती है जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते। अब इसके बाद हम जूडी को उसके माता पिता के साथ देखते जो उसे समझा रहे थे कि आज तक कोई भी खरगोश पुलिस नहीं बन पाया, इसलिए तुम्हें भी पुलिस बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। पर इस पर जूडी उन्हें आश्वासन देती कि मैं दुनिया की सबसे पहले बनी कॉप बनूंगी। अब आगे जूडी को गिडियन नाम का एक फॉक्स दिखाई देता है जो उसके दोस्त का टिकट छीन लेता है। जूडी इस बात का विरोध भी करती है पर वो उसे अपने पंजे से मारने के बाद उसे धमकाते हुए ये कहता है कि मैं एक शिकारी जानवर हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। तब जूडी कैसे तो करके गिडियन से वो टिकट पाने में कामयाब होती है और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो एक न एक दिन पुलिस में जरूर जाएगी। फिर हमें काफी सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम जूडी को जूटोपिया पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग करते देख पाते। वो कड़ी मेहनत करके दुनिया की सबसे पहली बनी कॉप बन जाती है, जिसके लिए जूटोपिया के मेयर जिनका नाम लायन हार्ट है वो जूडी को सम्मानित करते। जबकि मेयर की असिस्टेंट नेम बेलवेदर जूडी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि हम जैसे छोटे मैमल भी आप आगे निकल रहे हैं। इसके बाद अब वो दिन आ ही जाता है जब जूडी को पुलिस की ड्यूटी करने के लिए जूटोपिया शहर में जाना था, जहाँ जाने से पहले उसके माता पिता उसे एक फॉक्स स्प्रे देते क्योंकि बचपन में जूडी पर गिडियम नाम के फॉक्स ने हमला किया था, जिस कारण उसके माता पिता को डर था कि शहर में उसका सामना किसी बुरे फॉक्स से ना हो जाए। फिर हमें जूटोपिया शहर दिखाया जाता है जहाँ सभी तरह के जानवर रहा करते थे और क्योंकि शहर में इतने सारे जानवर थे तो यहाँ छोटे मोटे अपराधी भी भरे पड़े थे। फिर अगली सुबह जूडी जल्दी उठकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है जहाँ पुलिस चीफ जिनका नाम ऑफिसर बोगो होता है वो वहाँ आकर सभी को ये बताते हैं कि अब तक 14 मैमल्स के गायब होने के केस दर्ज हो चुके हैं जो सभी शिकारी जानवर थे, जो बताकर वो अपने सभी ऑफिसर्स को उन मैमल्स की खोज में लगा देते, जबकि जूडी को पार्किंग ड्यूटी का काम दिया जाता है। इस पर अब जूडी ऑफिसर बोगो से बताती है कि मैं बहुत होनहार ऑफिसर हूँ जिसने पुलिस एकेडमी में टॉप किया है, इसलिए मुझे भी गायब हुए मैमल्स को ढूंढने का काम दिया जाना चाहिए। और ये सुनकर ऑफिसर बोगो उसे ये जवाब देते कि अगर तुम इतने ही होनहार हो तो पूरे दिन 100 चालान काट कर दिखाओ। अब इस बात से जूडी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जोश में दोपहर तक ही 100 के बजाय 200 चालान काट देती है। पर जब वो चालान काट रही होती है तो उसे निक नाम का एक फॉक्स दिखाई देता है जो चोरी चुप्पे कहीं जा रहा था, जिस कारण अब जूडी को उस पर शक होता है। लेकिन उसके पीछे जाने पर वो देखती है कि निक अपने बेटे को आइसक्रीम की दुकान से जंबो आइसक्रीम दिलवाने के लिए आया है, लेकिन दुकान का मालिक जो एक हाथी होता है वो उसे आइसक्रीम देने से मना करते हुए ये कहता है कि ये बड़े जानवरों की आइसक्रीम है, इसलिए तुम कहीं और जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर निक का बेटा तो दुखी हो जाता है जो जूडी से नहीं देखा जाता, इसलिए वो दुकान वाले हाथी से ये कहती है कि तुमने ग्लव्स नहीं पहन रखा है और तुम अपनी सूंड से ही आइसक्रीम निकाल रहे हो जो काफी गंदा भी है, इसलिए ऐसा करने की वजह से मैं तुम पर फाइन लगा सकती हूँ, पर यदि तुम निक के बेटे को आइसक्रीम दे दो तो मैं कुछ नहीं करूंगी। अब इससे उन्हें आइसक्रीम मिल जाती है जिसे फिर निक धूप में पिघलाकर उसकी ढेर सारी कैंडी बना लेता है और फिर वो उन कैंडीज को बेचकर खूब सारे पैसे बनाता है, जो देखकर जूडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने निक की मदद करी जबकि निक उसे शुरू से ही धोखा दे रहा था। दरअसल निक के साथ उसका बेटा नहीं बल्कि एक चौथा जानवर था जिसकी उम्र निक से भी ज्यादा थी और वो उसका बिजनेस पार्टनर था। जूडी अब निक की गिरफ्तार करने की बात कहती है क्योंकि वो बिना फूड लाइसेंस के खाने पीने की चीज नहीं बेच सकता, पर इस पर निक उसे अपना लाइसेंस दिखाकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जूडी को फिर से चालान काटने का काम मिलता है जिसे वो पूरा कर ही रहती कि तभी एक शॉपकीपर वहां आकर जूडी से बताता है कि मेरे दुकान से चोरी हो गई है। तब जूडी बिना देरी के उस चोर के पीछे जाती है जो भागते हुए चूहों के शहर में चला जाता है। यहाँ जूडी ने उससे चोरी का बैग तो हासिल कर लिया था, लेकिन इस सब में वो चोर एक डोनट को गिरा देता है जिससे एक छोटी चूहिया दबकर मरने ही वाली थी।
लेकिन जूडी डोनट को कैच करके उस चूहिया को बचा लेती है। फिर वो उस चोर को पुलिस स्टेशन ले जाती है, पर यहाँ ऑफिसर बोगो जूडी को ही डांट लगाते हैं कि उसने ऐसे चोर को पकड़ा जिसने सिर्फ प्याज की चोरी की थी। इस पर अब जूडी जवाब देती है कि वो प्याज नहीं बल्कि ऐसा फल है जिससे नशे का सामान बनाया जाता है। यहाँ वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मिसिस ऑटोटॉन वहाँ कर अपने पति एमिट के गायब होने की खबर करते हुए ऑफिसर बोगो से विनती करती है कि वो उसे ढूंढने का प्रयास करे, क्योंकि एमिट पिछले 10 दिनों से लापता है। इस पर अब बोगो जवाब देते कि हमारे सभी ऑफिसर दूसरे केस में उलझे हुए और वो जैसे ही खाली होंगे मैं एमिट को ढूंढने के काम में लगा दूंगा। तभी फिर जूडी मिसिस ऑटोटन से वादा करती है कि मैं आपके पति को ढूंढकर वापस लाऊंगी, पर ये सुनकर बोगो को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो मिसिस ऑटोटन को बाहर रुकने का कहकर जूडी को डांट लगाता है कि तुम कोई केस संभालने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम मिसिस ऑटोटन से माफी मांगोगी। पर दरवाजा खोलने पर बोगो देखता है कि वहाँ मेयर की असिस्टेंट बेलवेदर भी खड़ी है, जिसे मिसिस ऑटोटन ने सारी बात बता दी थी। इसलिए बेलवेदर बोगो के सामने मेयर को मैसेज कर देती है, जिस कारण बोगो को मजबूरन ये केस जूडी को देना पड़ता है। पर वो उसे 48 घंटों का समय देते और यदि 48 घंटों में जूडी ये केस ना सॉल्व कर पाई तो उसे रिजाइन देना होगा, जिसके लिए जूडी मान जाती है। अब अगले सीन में जूडी एक ऑफिसर से एमिट की फाइल लेती है, जिसमें उस दिन की तस्वीर थी जब एमिट को आखिरी बार देखा गया था। उस तस्वीर में एमिट ने कैंडी पकड़ रखी थी और साथ ही साथ तस्वीर में निक भी नजर आ रहा था। इसलिए वो तुरंत ही निक के पास जाकर उसे एमिट के बारे में पूछती है। वो अब निक से कहती कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे $10 की कैंडीज खरीद लूंगी। जो सुनकर अब निक जवाब देता है कि मैं एक दिन के $200 कमाता हूँ और ऐसे में 12 साल की उम्र से करता आया हूँ, इसलिए तुम मुझे $10 का लालच मत ही दो। इस पर अब जूडी उसे कहती कि तुमने आज तक टैक्स ही नहीं भरा, जबकि तुम इतने सारे डॉलर्स कमाते हो, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर वो उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे जूडी ने अपने लेजर जैसे दिखने वाले पेन में रिकॉर्ड कर लिया था। अब सीन जूडी के पास निक की रिकॉर्डिंग थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ अब निक का कहना था कि मुझे ये तो नहीं पता कि एमिट इस समय कहाँ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मुझसे कैंडी खरीदने के बाद वो कहाँ गया था। अब इसके बाद वो जूडी को लेकर योगा सेंटर जाता है, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि 10 दिन पहले एमिट एक सफेद कार में बैठकर चला गया था। अब कार का नंबर पूछने पर योगा सेंटर का ट्रेनर उन्हें उस कार का नंबर बताता है। वहीं अब तक जूडी की इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं बनी थी और बिना आईडी के आरटीओ ऑफिसर्स उसकी बिल्कुल भी मदद ना करते, इसलिए वो निक से उस गाड़ी का पता लगाने को कहती है। तब निक उसे लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है जो आरटीओ में ही काम किया करता था। आरटीओ ऑफिस में दरअसल सिर्फ स्लॉथ ही काम किया करते थे, जो काफी धीमे काम करते थे और नंबर प्लेट से कार के मालिक का पता लगाने में स्लॉथ काफी समय लगा देते, जिससे शाम हो जाती है। फिर वो दोनों कार के मालिक के एड्रेस पहुंचकर उस सफेद कार की छानबीन करते, जिसके अंदर उन्हें एमिट का वॉलेट मिलता है। तभी फिर निक को एक ग्लास दिखाई देता है जिस पर बी लिखा हुआ था, जो देखकर वो जूडी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि ये बी का निशान मिस्टर बिग का है, जो इस टाउन का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। पर इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, मिस्टर बिग के आदमी जो विशाल का एक पोलर बेयर थे, वो उन दोनों को पकड़कर मिस्टर बिग के पास ले जाते हैं। जूडी को लगता है कि मिस्टर बिग कोई बड़ा सा पोलर बेयर होगा, लेकिन वो एक छोटा सा चूहा था। मिस्टर बिग अब निक को देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि निक ने एक बार उसे धोखा दिया था, इसलिए वो निक और जूडी दोनों को मगरमच्छ से भरे पानी में फेंकवाने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी बेटी, जो वही चूहिया थी जिसे जूडी ने डोनट से बचाया था, वो अपने पिता को बता देती है कि जूडी ने मेरी जान बचाई थी। जो सुनकर मिस्टर बिग उन दोनों को जिंदा छोड़ने के साथ ही अपनी बेटी की शादी का पार्टी भी देता है, जहाँ जूडी के पूछने पर वो ये बताता है कि एमिट मेरा अच्छा दोस्त था, जिसे लाने के लिए मैंने ही कार भेजी थी, लेकिन रास्ते में उसने मेरे ड्राइवर पर हमला कर दिया और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम लोग चाहो तो मेरे ड्राइवर से बात कर सकते हो। अब आगे हम उन दोनों को मिस्टर बिग के ड्राइवर के पास देखते, जो उन्हें उस दिन की घटना बताते हुए ये कहता है कि रास्ते में एमिट को अचानक से कुछ हो गया, जिसने फिर नाइट हाउलर्स कहते हुए मुझ पर हमला कर दिया।
अब ये नाइट हॉलर्स क्या है इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं इधर ये ड्राइवर जो एक ब्लैक पैंथर था वो अचानक से ही काफी खूंखार होकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर जुड़ी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बैकअप बुलाती है। लेकिन जब तक ऑफिसर बोगो और बाकी पुलिस वाले वहाँ आते तब तक वो पैंथर कहीं जा चुका था। पर अब इस बात से ऑफिसर बोगो को लगता है कि जूडी उनका समय खराब कर रही है, इसलिए वो जूडी से तुरंत ही रिजाइन करने को कहता है क्योंकि आज दूसरा दिन था। इस पर हमने ऑफिसर बोगो को ये जवाब देता है कि आप लोग जिस केस को 2 हफ्तों से सॉल्व नहीं कर पाए उसे जूडी 2 दिन में ही कैसे सॉल्व कर सकती है। वो आगे ये भी याद दिलाता है कि अब भी जूडी के पास 10 घंटे बचे हैं क्योंकि 48 घंटे पूरे नहीं हुए। जो ऐसा कहकर जूडी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में निक की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो भी पुलिस बनना चाहता था, लेकिन सबने उसका खूब मजाक उड़ाया जिस कारण उसने पुलिस बनने की हिम्मत नहीं करी। पर वो जूडी को हारने नहीं दे सकता, इसलिए वो इस केस में जूडी की पूरी मदद करेगा। इसी सब में निक नोटिस करता है कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जिसमें जरूर उस ब्लैक पैंथर की रिकॉर्डिंग हुई होगी। इसलिए वो लोग बेलवेदर के पास जाते जो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। फुटेज में उन्हें पैंथर दिखाई देता है जिसे कुछ वुल्स यानी कि भेड़िए अपने साथ क्लाइव साइड नाम की जगह पर ले गए थे, जो देखकर अब जूडी को शक होता है कि शायद एमिट भी वही होगा। इसलिए वो निक के साथ ही क्लाइव साइड जाती है जहाँ गायब हुए सभी शिकारी मैमल्स को रखा गया था। इस जगह पर उन्हें मेयर लाइनहार्ट भी दिखाई देता है जो एक डॉक्टर से उन मैमल्स के बारे में पूछ रहा था। वहीं डॉक्टर का कहना था कि सिर्फ शिकारी जानवर ही आक्रामक होकर जंगली बन रहे, जो देखकर अब जूडी उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके माता पिता उसी समय कॉल कर देते जिस कारण अब लाइनहार्ट के लोग उन्हें हर तरफ ढूंढने लगते। तब जूडी निक के साथ टॉयलेट फ्लश के रास्ते वहां से निकलकर ऑफिसर बोगो को रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिससे फिर लाइनहार्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूडी बताती है कि सिर्फ शिकारी जानवर ही आक्रामक हो रहे, जिसकी वजह पूछने पर वो जवाब देती कि आज से हजारों साल पहले शिकारी जानवर बाकी जानवरों का शिकार किया करते थे और शायद अब वो पहले जैसे बन रहे। जो सुनकर निक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक फॉक्स है यानी कि एक शिकारी जानवर। इसलिए अब निक जूडी पर नाराज होते हुए ये कहता है कि मैं भी शिकारी जानवर हूँ लेकिन मैं आक्रामक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है इसलिए तुम अपने साथ फॉक्स प्रे लेकर चलती हो। जो ऐसा कहकर वो जूडी के माता पिता द्वारा दिए गए फॉक्स प्रे की तरफ इशारा करके वहाँ से चला जाता है। वहीं अब जूडी के इंटरव्यू के बाद से सभी जानवर शिकारी जानवरों से डरने लगे थे और जूटोपिया पहले की तरह नहीं रह गया था। इसलिए अब जूटोपिया के अंदर जानवरों की एकता को बिखरते देख जूडी रिजाइन करके वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगती है। पर फिर एक दिन कुछ बच्चे नीले रंग के फूलों के पास जाने ही वाले थे कि तभी जूडी के पिता उन बच्चों को रोकते हुए ये बताते कि वो नाइट हॉलर्स के फूल है जिनसे कोई भी आक्रामक हो सकता है। अब नाइट हॉलर्स का नाम सुनकर जूडी को याद आ जाता है कि मिस्टर बी के ड्राइवर ने भी नाइट हॉलर्स की बात बताई थी, इसलिए वो तुरंत ही जूटोपिया आकर निक से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद अब वो लोग एक चोर के पास जाते हैं जिसने पहले भी नाइट हॉलर्स को चुराया था। वो चोर पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस पर अब वो उसे लेके मिस्टर बिग के पास चले जाते। यहाँ मिस्टर बिग उस चोर को धमकाकर सारी जानकारी निकलवा लेता है। जिस जानकारी के आधार पर निक और जूडी एक ट्रेन के अंदर जाते हैं क्योंकि उस चोर ने ट्रेन का पता बताया था। इस ट्रेन में उन्हें एक शीप यानी कि भीड़ दिखाई देती है जो नाइट हॉलर्स के फूलों से किसी तरह का लिक्विड बनाकर उसे अपने बंदूक में डाल लेती है। अब उस भीड़ के जाते ही निक और जूडी ट्रेन का दरवाजा बंद करके पूरी ट्रेन को ही अपने साथ ले जाते ताकि वो पुलिस के सामने सबूत पेश कर सके कि उस भीड़ ने जानवरों को नाइट हॉलर से बने लिक्विड की गोली मारी होगी जिससे वो आक्रामक हो गए। लेकिन अब बहुत से भीड़ उन पर हमला कर देते जिस कारण वो ट्रेन रास्ते में ही नष्ट हो जाती है जिससे सारा सबूत जलकर राख हो जाता है। वहीं अब निक के पास अब भी वो बंदूक थी जिसे लेकर वो और जूडी पुलिस के पास जाने लगते और रास्ते में उन्हें बेलवेदर मिलती है जो अब इस शहर की नई मेयर बन चुकी थी। वो अब बातों ही बातों में उनसे बंदूक की मांग करती है जो जूडी उसे देने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे शक हो जाता है कि आखिर बेलवेदर को बंदूक के बारे में कैसे पता। यहाँ अब जूडी को समझ आ गया था कि जरूर बेलवेदर ही इस सब के पीछे है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बेलवेदर ने उन दोनों को एक गड्ढे में डालकर निक के ऊपर नाइट हॉलर की गोली चला दी थी जिससे निक आक्रामक होकर जूडी को ही मारने लगता है।
जबकि अब बेलवेदर अपना सारा प्लान उगल देती है कि वो सभी शिकारी जानवर को हटाकर खुद जूटोपिया पर राज करना चाहती थी। पर तभी निक देखते देखते शांत हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही नाइट हॉरर्स की गोलियों को ब्लूबेरी से बदल दिया था और अभी तक वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। और ऊपर से यहाँ जुड़ी की लेजर पेन में सारी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी और तब तक पुलिस भी वहाँ पहुंच चुके थे क्योंकि इस इलाके के पास ही ट्रेन हादसा हुआ था, यानी कि वही ट्रेन जिसे लेकर जूडी और निक भाग रहे थे। जूडी के अब सबूत दिखाने के बाद बेलवेदर को गिरफ्तार करके लायनहार्ट को छोड़ दिया जाता है क्योंकि लायनहार्ट तो सिर्फ उन आक्रामक जानवरों का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसने डॉक्टर को अपने साथ रखा था। आखिर में फिर जूटोपिया वापस से पहले जैसा बन जाता है जहाँ सभी जानवर एक साथ रहने लगे थे और अब तक नाइट हॉरर का एंटीडोट भी बना लिया गया था। साथ ही साथ निक भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है क्योंकि उसने इस केस में जूडी की बहुत मदद करी थी। लेकिन अब उन दोनों को ही चालान काटने का काम दे दिया जाता है जहां उन्हें तेज गाड़ी चलाने वालों का चालान काटना था। वो लोग अब देखते कि जूटोपिया में स्लोथ ही सबसे तेज गाड़ी चला रहे, यानी कि जो जानवर सबसे धीमा है वही सबसे तेज गाड़ी भगा रहा है। जिसकी फनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।